जो मैं जितने भी ये इंडिकेटर्स वगैरह जो बता रहा हूँ वो सारे मैं सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पस पे सिर्फ आपको व्यू दे रहा हूँ। आपको अगर उसके बारे में कुछ और डीपली पढ़ना है तो आप और जगह से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत है, मैं खुद नहीं देखता इधर उधर। अब MACD का क्या फुल फॉर्म होता है? कुछ होता है शायद इसका, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। कन्वर्जन डाइवर्जन, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो लाइन होती है, सिग्नल लाइन और एक MACD की लाइन, और एक होती है जीरो लाइन, ठीक है। और उस पर ये हिस्टोग्राम बने हुए रहते हैं, वो दिखाता हूँ मैं, MACD का चार्ट दिखाता हूँ उसके बाद से। ये है MACD का चार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम लाइन, ठीक है, हिस्टोग्राम लाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन। एक मिनट, ये होता है हमारा जीरो लाइन, ये क्या होता है, जीरो लाइन। और ये कौन सा मूविंग एवरेज होता है, 9 का मूविंग एवरेज होता है। और ये कौन सा मूविंग एवरेज होता है, 26 माइनस 12 का, ये दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ क्या, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये सॉरी गलत बता रहा था यहाँ, ये 9 का EMA होता है और ये 26 और 12 का डिफरेंस का EMA होता है। ये हमेशा स्लो लाइन होता है, ठीक है। और ये 9 वाला लाइन होता है, ये फास्ट होता है, हमेशा बहुत जल्दी प्राइस के साथ ये रिएक्शन देता है। और इसको कहते हैं MACD लाइन या फिर सिग्नल लाइन बोल सकते हैं, MACD या सिग्नल लाइन बोलते हैं शायद, एक मिनट, हाँ। ये जो स्लोअर लाइन जो होता है इसको बोलते हैं MACD लाइन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल लाइन, 9 वाले को। और ये जो बीच में लाइन है, जो ग्रीन और रेड दोनों के हिस्टोग्राम को के बीच में जो ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं जीरो लाइन बोलते हैं, ठीक है। इतना ही सिर्फ होता है MACD में। अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे ही कहीं क्रॉस ओवर आया, ये फास्ट लाइन जो है 9 का, इस MACD लाइन को जैसे ही क्रॉस किया और हमारा ये जीरो लाइन चेंज हो गया, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ, तब हम सेल साइड में बैठ जाते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये जाएगा ऊपर, उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। यानी जितना देखो ये ऊपर जाएगा, ये देखो ये है ना,
उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। क्या होगा कि जैसे ही ये एक दूसरे को करेगी, क्रॉस करने के बाद इसका और इसके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा और ये जो हिस्टोग्राम है लाइन, इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम की लाइन देखो, यहाँ पे आप, ये रेड थी प्राइस के साथ सिग्नल लाइन पे, ऐसे जीरो लाइन पे ये ट्रेड कर रही थी, ठीक है ऐसे। एक मिनट, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी और यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम का लाइन देखो निगेटिव नहीं हुआ, नीचे निगेटिव होना चाहिए था ना, जैसे यहाँ निगेटिव था वैसे यहाँ निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये लगातार सेम जगह पे रहा, ये भी सेम जगह पे रहा, और ये जब निगेटिव हुआ एकाएक इसने जीरो लाइन को क्रॉस किया और यहाँ MACD एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया, यहाँ MACD एक दूसरे को क्रॉस किया, यहाँ MACD दूसरे को जीरो लाइन क्रॉस किया। ये जितना ऊपर मूव दिया ये भी बहुत अच्छा मूव दिया ऊपर की ओर, देखो ये निकल गया अप ट्रेंड की। तो इसमें क्या पता चल रहा है, एक तो मुझे इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये आपको एक तो एंट्री बताता है, दूसरा ट्रेंड बताता है और तीसरा मोमेंटम बताता है, कितना अच्छा मोमेंटम है, समझे। इतना दूर जाने के बाद, इस लाइन से इतना दूर जाने के बाद क्रॉस हुआ है, ये मोमेंटम था यहाँ पे कि हाँ अप ट्रेंड जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर होते ही लगातार ये नीचे बनाना स्टार्ट हुआ, लगातार ये प्राइस बियरिश ही रहा क्योंकि इसे जाना था नीचे। और कोई एग्जांपल देखता हूँ मैं, ये रैंडम में एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से देखा हुआ है या कुछ ऐसा। अब यहाँ देखो आप, इस जगह पे इसने क्रॉस किया जब प्राइस यहाँ ट्रेड हो रहा था, किस में क्रॉस किया, ये रेड सिग्नल लाइन जीरो लाइन को, ये जीरो लाइन पहले क्रॉस हो गया, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ ब्लू वाली लाइन, यहाँ ऑरेंज वाली यानी सिग्नल लाइन MACD लाइन को क्रॉस किया, क्रॉस करते ही देखो मार्केट में वीकनेस आ गया, यहाँ तक नीचे आया, नीचे आने के बाद इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किया और यहाँ पे सिग्नल लाइन भी जीरो को क्रॉस किया, ये जीरो लाइन तो क्रॉस किया, रेड से ग्रीन में चेंज हुआ, ग्रीन में चेंज होने के साथ साथ ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने पे काफ़ी ऊपर की ओर उठा, एक झटके में उठा। जैसे यहाँ देखो ये इतना बड़ा कर्व बना दिया, जब भी बड़ा कर्व बनता है यानी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है, तो जब भी एक अच्छा कर्व मिलेगा तो आपको मोमेंटम एक स्ट्रांग मिलेगा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें खासियत आपको पता चल गया, ट्रेंड, मोमेंटम और एंट्री तीनों एक साथ मिलता, लेकिन ऐसे में MACD का भी ट्रेड नहीं करता मैं। आपको अगर ठीक लगे तो ट्रेड करना, नहीं तो मेरे लिए RSI मूविंग एवरेज ही काफ़ी हो जाता। यहाँ से
बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये क्रॉस ओवर अगर आपके नीचे वाले रीजन में होगा तब आप बाई साइड में जाना, ठीक है, और ऊपर वाले रीजन में होगा। अब क्रॉस ओवर कैसे होना चाहिए, MACD का ये ऑरेंज लाइन जो है, ऑरेंज लाइन जो MACD का है उसको ब्लू लाइन सिग्नल लाइन यहाँ क्रॉस करेगा अपर बैंड में, यानी इस वाले ऊपर वाले बैंड में, तब आप इसको सेल साइड में जाओगे यहाँ से। और नीचे में लोअर बैंड में MACD लाइन को, ये ऑरेंज वाली लाइन जो है, ऑरेंज वाली लाइन ये वाली, ये लाइन को ये ब्लू लाइन सिग्नल लाइन, ये जो सिग्नल लाइन है ब्लू लाइन नीचे के लेवल पे क्रॉस करें तब आप बाई साइड में जाना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले रीजन में ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है आप एंट्री ले रहे हो। कभी कभी सही हो जाओगे लेकिन ज़्यादा टाइम में आपके एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हो वहाँ पे, क्योंकि बुलिश फेज में बुलिश का आप ले रहे हो सकता है ट्रेंड उस समय इंड हो रहा हो, आप फंस जाओगे। यानी यहाँ बाई साइड के लिए सिग्नल दिया, यहाँ हम नहीं ले रहे, यहाँ बाई साइड के लिए सिग्नल दे रहा है, यहाँ नहीं ले रहे। कोई भी नीचे जब मुझे बाई साइड का सिग्नल मिलेगा और ऊपर सेल साइड का सिग्नल मिलेगा और ये जीरो लाइन क्रॉस होना चाहिए, मीन्स ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप सेल साइड में जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ बाई साइड वाला में आपने एंट्री ले लिया। देखो यहाँ बाई का सिग्नल दिया, यहाँ बाई का तो सिग्नल दिया कि ऑरेंज लाइन को नीचे से जाके ऊपर क्रॉस किया है, लेकिन फिर देखो सेल का सिग्नल दे दिया, ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे आ गया तो सेल का सिग्नल दे दिया। तो अब इतना जल्दी जल्दी ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस देखना है कि बैंड के नीचे हिस्टोग्राम ये है, ये नीचे कोई क्रॉस ओवर दे रहा है तो बाई साइड में जाएंगे और ऊपर देगा तो सेल साइड में जाएंगे, ठीक है। उसके पहले या और कहीं मुझे मिलेगा कोई सेटअप पे मैं एंट्री नहीं लूँगा। और एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे ये देखो बैंक निफ्टी का लास्ट डे यहाँ पे बुलिश हुआ था, इस सप्लाई के पास गया और लेकिन ये सिग्नल कहाँ दिया आपको, यहाँ दिया, ठीक है, लेकिन परफेक्ट सिग्नल दिया। ये ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन ने क्रॉस किया है और जीरो लाइन यहाँ क्रॉस किया है और बहुत अच्छा ये मोमेंटम दिख रहा है, ग्रीन से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है रेड में, तो यहाँ पे सेलिंग मुझे दिख गई, ठीक है। अब इसमें भी डाइवर्जेंस होते हैं, इसमें भी आपको डाइवर्जेंस मिलेंगे। अब यहाँ देखो ये वाला जो लाइन था कितना अच्छा मोमेंटम दिया, काफ़ी अपसाइड में था और लोअर लेवल पे एक दूसरे को क्रॉस किया था, तो हम ले सकते थे यहाँ बाई का पोजीशन, लेकिन आपको इंडिकेशन थोड़ा लेट देगा। इस चीज़ को आपको खुद से समझना है कि कहाँ इंडिकेशन देगा। देखो ये दिया है कितने बजे का इंडिकेशन, ये दिया है आपको 12:15 या 12:30 में दिया है, और यहाँ दिया है, नहीं फिर भी परफेक्ट दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कितना अच्छा है। मैं आप इसको कभी भी 5 मिनट में लगा के मत ट्रेड करना, मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, कभी भी ट्रेड करो आप 15 मिनट में करो, कोई भी इंडिकेटर से, कोई भी प्राइस एक्शन से कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें भी सेम डाइवर्जेंस होते हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है, ये दोनों बराबर थे और ये दोनों अप ट्रेंड थे, आ गया नीचे, यहाँ देखो ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे ये MACD अप ट्रेंड बन रहा है, तो ये भी ये पॉजिटिव डाइवर्जन हो गया और ये निगेटिव डाइवर्जन।
ये देखो यहाँ लाइन अगर हम मैं ऐसे खींचूँ तो हिस्टोग्राम पे लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ छोटा है और यहाँ लो नहीं है ज़्यादा, जबकि यहाँ इस लो से ज़्यादा इसका लो ज़्यादा है नीचे। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जन बन गया ना। ये प्राइस डाउन ट्रेंड है और MACD आपका अप ट्रेंड हो रहा है, तो नेगेटिव डाइवर्जन हो गया। तो डाइवर्जन आपको मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे आपको, सेम इसी तरह से आपको इसमें भी डाइवर्जन को ट्रेड करना है। इसमें इंट्री एग्जिट आपको पता चल गया, लेकिन आप अकेले इसको बस आप यूज करके मत ट्रेड कर लेना। ये हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं है जो उतना बताने लायक है। बस आपको याद क्या रखना है, ऊपर में कोई क्रॉस हो तब नीचे के लिए ट्रेड करना है, और साथ में आपको समझना है कि सही में वहाँ पे प्राइस एक्शन हमारा कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ऊपर में अगर क्रॉस हो रहा है तो यहाँ भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ भी क्रॉस हो रहा है, लेकिन आप किस क्रॉस को ट्रेड करोगे ये आपको प्राइस एक्शन यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ है सेल का, तो सेल किया हमने, फिर यहाँ बाई का हुआ। ठीक है, तो यहाँ वाला बाई का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि अगर यहाँ आ जाता और यहाँ ऐसे क्रॉस ओवर देता नीचे से आके, तो ये बहुत अच्छा होता कि आपके लिए अप ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल जाता। ये मेन चीज़ इसमें याद करने लायक है, नहीं तो और कुछ नहीं। MACD का सब हुआ बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी MACD भी आपका हो गया ख़त्म। इसका MACD का सेटिंग कुछ नहीं है, सेटिंग आपका वो डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। MACD आप सर्च कर लेना, सेटिंग आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आपको MACD में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो भी मिल रहा है आपको उसे ट्रेड करना है, मतलब सीधे वो देखना है, इसमें सेटिंग कुछ मत चेंज करो। अब वॉलिंजर बैंड बता दिया, MACD बता दिया, RSI बता दिया, मूविंग एवरेज बता दिए हैं, और क्या बताना रह गया। वॉलिंजर बैंड्स हो गया, सिग्नल एंट्री, और कुछ तो इसमें RSI सिग्नल होगा, इन्फ्लुएंसर। ठीक, अब आपके पास क्या है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, RSI है, वॉलिंजर बैंड है, स्टोचैस्टिक RSI है। ठीक है, और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट है, MACD। अब आपके पास सारा इंडिपेंडेंट सारा मैंने बता दिया। अब आपको यूज कैसे करना है, अब आपको यूज कैसे करना है, किसी दो को एक साथ यूज करना। अब किसको किसको दो को आप यूज करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब जैसे मैं यूज करता हूँ EMA को साथ में RSI को जोड़ के, तो EMA और RSI को जोड़ के मैं लॉन्ग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये स्विंग में
ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। स्टोचैस्टिक्स को भी कभी कभी मैं इंट्राडे के लिए यूज कर लेता हूँ, और फिब रिट्रेसमेंट और जोन, इन दोनों के लिए इंट्राडे या फिर मूविंग एवरेज या जो भी हो उसमें आप यूज कर सकते हो। अब देखो एक परफेक्ट सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको क्या यूज करना है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के साथ आपको जोन को देखना है, ठीक है। जोन के साथ आपको फिब रिट्रेसमेंट लगाना है, ठीक है। और इसी में हो गया ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया। इसमें आप वॉल्यूम चार्ट भी लगा सकते हो। वॉल्यूम चार्ट कैसे कह रहा हूँ मैं वॉल्यूम चार्ट देखो लगाना सीख लो आप। जैसे अभी बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ मैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन मुझे लेना है क्या, फ्यूचर लेना है। फ्यूचर में मेरा वॉल्यूम आएगा ना, तो फ्यूचर में वॉल्यूम आएगा, तो फ्यूचर के वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लेंगे, उसमें वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसको आप डेली में लगा दो, डेली में नहीं आवरली में लगा दो। आवरली में लगा लिए, आपने कुछ जोन खींचा सॉरी, यहाँ से देखो, यहाँ से जब जाओगे तो एक आएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको ये सेलेक्ट करना आप, ठीक है। कोई भी एक रेंज ले लो, आप यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से टॉप से ले लो, यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये देखो प्रॉपर आपका ये रेजिस्टेंस बता दिया आवरली में। ये यहाँ आके ट्रेड वो हुआ और रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे देखो हॉल्ट किया, निकला था। अब इसको मैं कर देता हूँ 15 मिनट में, ठीक है। जब 15 मिनट में मैंने किया तो देखो लास्ट डे आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, यहाँ पे आपका निकल रहा था। चलो इसको थोड़ा सा और कम वॉल्यूम पे देख लो, कम रेंज का वॉल्यूम देख लो। कम रेंज का वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रेड हुआ, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम वाले में थोड़ा सा ये दिक्कत क्या होता है, हमें रेंज नहीं पता कि कहाँ से लेना है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली रेंज नहीं पता कि कहाँ से लेना है। अब देखो, अब मुझे पता है ये कि यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया था, तो देखो यहाँ से मूवमेंट दिया था डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, तो हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट कौन सा हो गया, अब 250 का, यानी 35,250 हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कल ब्रेकआउट होता है या फिर नीचे आता भी है तो 34,250 का ही एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये 3 चीज़ का सेटअप है, ये 3 चीज़ आप आराम से यूज करके आप ट्रेड करो, ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए तो स्टोचैस्टिक्स लगा दो, सर वो जो रिफ्रेशमेंट है ना, वो पूरा कंफ्यूज हो रहा है, आप 5 मिनट के लिए रिवाइज कर देंगे तो उसको। हाँ उसको कर देता हूँ, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट आपको पहले इतना ही से देखो, मैं ट्रेड करता हूँ और मैं आपको बोलूँगा कि बस आप इतना ही से ट्रेड करो, क्योंकि ज़्यादा आपने जब चार्ट पे डाला आपका प्राइस एक्शन सारा गोल हो जाएगा। वॉल्यूम चार्ट तो चलो एडिशनल है, एक बार देख लेता हूँ उसके बाद काम ख़त्म करें, इतना ही काम आ जाता है। ट्रेंड लाइन, जोन का, स्टोचैस्टिक RSI का, या कोई और इंडिकेटर अगर आप लगाना चाहते हो देखो। लेकिन इंडिकेटर जब भी लगाओगे, कोई मूविंग एवरेज लगा दोगे तो आप ना एंट्री नहीं ले पाओगे। हो सकता है कि यहाँ ब्रेकआउट देने वाला है और ऊपर दिखाएगा 200 का मूविंग एवरेज, तो आप डर जाओगे कि अरे यार यहीं पे तो निकलना होगा,
ब्रेकआउट इतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, जोन ड्रॉ करो, जोन के हिसाब से ट्रेंड लाइन आपके होने चाहिए, और उसके बाद एक लाइन वहाँ खींच के देखो फिब रिट्रेसमेंट का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और स्टोचैस्टिक सारे सही आपको ट्रेंड बता देगा। ये आपको बताएगा क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। जोन क्या बताएगा, एक वो बताएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कौन से एरिया में नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, और फिर रिट्रेसमेंट आपको उस ट्रेंड को कंफर्म करेगा कि अगर वो ट्रेंड अप ट्रेंड है एक, तो उसके बाद जो अप ट्रेंड है तो कितना रिट्रेसमेंट होगा, किस लेवल तक होगा। ठीक है, ये फिर रिट्रेसमेंट बताएगा। स्टोचैस्टिक सारे सही कभी कभी कोई पीनट बन जाता है या कोई रेंज बन जाता है, उस टाइम आपको किस साइड में मोमेंटम देगा, किस साइड में ट्रेंड होगा वो बता देगा। ठीक है, तो जनरली मैं यही यूज करता हूँ चार। आपको फिर रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वो क्लियर कर दूँ क्या। आपकी आवाज़ कट रही है। एक साथ एक नया सिस्टम नहीं है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कंटिन्यू ठीक है, ये देखिए, ये फिब रिट्रेसमेंट का क्या था, यहाँ से मैं लेता था ये। ठीक है, तो फिब रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि उसके लास्ट स्विंग से हम एक कोई रिट्रेसमेंट लेते हैं, मतलब वो लेते हैं जैसे एक मिनट, जैसे यहाँ से मैंने लिया, और क्या हो गया, यहाँ से सेलेक्ट किया और ये लो लिया और ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो ये एक मुझे रेंज बताता है कि अगर रिट्रेस होगा तो कितना नीचे तक रिट्रेस होगा। तो 15 मिनट में मैं देखूं, अब 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है, तो ये लो लूँगा और ये हाई लूँगा मैं। ठीक है, तो ये लो यहाँ से ले लिया और यहाँ पे हाई डाल दिया। ठीक है, तो अब देखो रिट्रेसमेंट मेरा कहाँ तक आ सकता था, रिट्रेसमेंट मेरा इस लेवल तक आ सकता था। ठीक है, तो दो तरह से चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी बहुत पहले से, फिर रिट्रेसमेंट बता रहा था, तो उस टाइम मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई आपने लेवल खींचा हुआ है, ठीक है, चलो कुछ देर के लिए इंडिकेटर इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक, हटा देता हूँ। अब ये देखो एग्जैक्ट ये 50% पे, 50% पे ये लाइन मेरा 35,000 का खींचा हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर खुला 35,000 से सपोर्ट लिया था और ये ऊपर गया। ठीक है, तो मैंने जब इसके लो से इसके हाई तक जब खींचा हुआ है, तो अब कितना रिट्रेसमेंट होगा, मान लेते हैं यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट से तब अप ट्रेंड जाएगा, तो रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम 23% पे। अगर 23% से ज़्यादा चला गया 38% पे, ये 38% का लाइन है, ये 23 का लाइन है, तो 38% से जब चला गया तो थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा यहाँ पे 23% पे, तभी ये ऐसे निकलेगा। और इन केस अगर ये 50% पे चला गया तो 50% पे ज़्यादातर चांस होता है कि ये चेंज हो जाता है डायरेक्शन। 50% से अगर रिजेक्शन नहीं मिला अच्छा, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नीचे की ओर। तो अब हमारा कैसे काम करेगा, अब हमारा यही 50% एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये 61% रेजिस्टेंस की तरह, फिर 78% रेजिस्टेंस की तरह, ऐसे काम करते हैं। तो मेन समरी क्या था कि जब एक प्राइस एक रास्ते चल रही है, ठीक है, अगर वो पीछे की ओर रिट्रेसमेंट लेता है
तो रिट्रेसमेंट कितना से लेगा, 23 से लेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। अगर बहुत डीप से लेगा तो मोमेंटम आने में टाइम लग सकता है। देखो यहाँ, क्योंकि इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेंगे, इसको सिर्फ ये रेजिस्टेंस मिला जिसको वो क्रॉस कर दिया। लेकिन जब इतना नीचे तक डीप रिट्रेसमेंट हो गया तो अब इसको जाने के लिए यहाँ भी रेजिस्टेंस मिलेगा, हो सकता है यहाँ भी रेजिस्टेंस मिले, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिले, तो 2-3 रेजिस्टेंस मिलेंगे, तब इसको टाइम लग जाता है जाने में। तो मेन क्या होता है कि हम 38% को या 61% को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर कोई प्राइस गया है और 38% से रिजेक्शन आया तो नीचे आएगा। अगर कोई प्राइस नीचे आया है, 61 से रिजेक्ट हो गया है, तो 50 को लेकर ऊपर जाएगा फिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये 2 लेवल होते हैं। अब सारे लेवल्स को ट्रेड नहीं किया जाता। इससे रिट्रेसमेंट मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, इससे थोड़ा सा वीक मिलेगा, इससे बहुत वीक मिलेगा। नीचे की ओर अब देखूंगा मैं तो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा और इससे थोड़ा वीक मिलेगा। तो RSI हम लोग जब शुरू में पढ़ते हैं ना, तो बस हम उसको लेवल की तरह देखते हैं कि इस लेवल पे आया तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इस लेवल पे गया तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि ये सारे रिट्रेसमेंट के लेवल है। RSI ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट के लिए बनाया गया है कि अगर कोई प्राइस गया है अप ट्रेंड के लिए तो कितना दूर तक रिट्रेस होगा, कितना दूर तक रिट्रेस होगा। अब 23% पे कोई जाके टकराया है तो रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक हम आस रुक सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। जैसे अब यही प्राइस देखो, ये गया, फिर 78 से जब निकला है फिर निकल गया, यहाँ पे 38 से रिजेक्शन मिला तो कहाँ तक मिला है, 50 तक मिला है। तो ये मेरा आइडियल है कि जब यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलेगा तो इसी लेवल तक मिलना चाहिए, तब जाएगा ऊपर। अब यहाँ से ऊपर गया तब यहीं पे मिलना चाहिए 23 पे। फिर एक वेव थ्योरी, आपने इलियट वेव थ्योरी में सेम चीज़ ये है। उसमें क्या पैटर्न होता है, एक, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये होता है। तो ये गया तो इतना रिट्रेसमेंट होना, ठीक है, ये गया तो इतना रिट्रेसमेंट होना है। अब यहाँ से क्या होता है, फिर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ये होता है हमारा इलियट वेव थ्योरी। तो अब ये इतना रिट्रेसमेंट हुआ तो ये नॉर्मल है, लेकिन अब यहीं पे ये कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जाए तो वो ट्रेंड हमारा गड़बड़ है, वो ट्रेड करने लायक नहीं है। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, इस वाले थ्योरी में, कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये 3 से रिट्रेसमेंट 3 से लेके गया है तो अब 4 तक जाएगा, यानी इसकी जो लेंथ है उसके लेंथ के बराबर इतना जाएगा ही जाएगा। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ भी रिट्रेसमेंट होगा, फिर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब 1, 2, 3, 4, 5 बना दिया है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक यहाँ बना दिया है, वन, 2, 3, 4, 5 तक बना दिया है। तो ये एक पैटर्न आपका बन गया है। तो अब ये पैटर्न बनना है। तो देखो, समझो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इलियट वेव को मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ इसमें। अब ये देखो, आपका ट्रेंड कैसा था, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये है, ठीक है। तो अब रिट्रेसमेंट क्या आना है, 1,
4 5। अब इस चीज़ को समझो, ये हमारा सॉरी इसको ये बन गया प्राइस एक्शन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ये बड़ा वाला हमारा रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इसमें सब रिट्रेसमेंट क्या हुआ, एक मोमेंटम के बाद डाउन ट्रेंड, एक मोमेंटम के बाद डाउन ट्रेंड, मतलब एक इम्पल्सिव मूव एक रिट्रेसमेंट, एक इम्पल्सिव मूव रिट्रेसमेंट, एक इम्पल्सिव मूव एक रिट्रेसमेंट है। अब देखो ये बड़ा वाला में ये क्या हो गया, फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश और 5 डैश, ठीक है। लेकिन अगर देखूं मैं इसको एक मान लूँ ऐसे, तो ये क्या हो गया, बड़ा वाला 1, ये बड़ा वाला 2 हो गया, ये यहाँ पे जो भी बनेगा 3 बनेगा। लेकिन इसके अंदर भी कितना बड़ा है, वो है चैनल है, इस चैनल के अंदर है। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न बनाया होगा। अब यहाँ से यहाँ आने में भी 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न बनाया होगा। इसके अंदर में भी जाने 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न बनाया, 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न बनाया। मतलब कितने ट्रेंड हमें मिल गए, एक ट्रेंड सबसे अंदर वाला, फिर उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड और उसके बाद ये बड़ा ट्रेंड, 3 ट्रेंड मिल गए। यही इलियट वेब थ्योरी में बोलता है कि आपको ट्रेंड के अंदर ट्रेंड मिलेगा और उसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और वो आपको आगे का प्राइस प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। तो उसी के बेस पे कुछ फिबोनाची का भी होता है कि जब एक बड़ा मूव दिया है, छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन यही मान लेते हैं कि ये बड़ा मूव दिया है, एक बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया है, तो ऐसा मूव देगा। अब इसी को मान लेते हैं इतना बड़ा मूव दिया था सेम ही, अब ये बहुत डीप रिट्रेसमेंट हो गया, तो ऊपर जाने में इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, या फिर हो सकता है डीप रिट्रेसमेंट में नीचे आ जाए। तो ये चीज़ कहता है फिब रिट्रेसमेंट, और उसमें वो लेवल्स जो हैं ये आपको रिट्रेसमेंट के लेवल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। मान लेते इसके नीचे आ जाता है तो ऐसे बन सकता है। तो ये लेवल्स को आपको ध्यान रखने हैं और इसको समझने हैं कि किस हिसाब से उस फिब रिट्रेसमेंट का काम लेना है हमें, ठीक है। तो अभी तो मैंने देख लिया ये चीज़ क्या कि जोन भी मुझे मिल गया यहाँ पे, ये वाला जोन भी मिल गया, यहाँ जोन हमने बनाया था ना पहले, जोन भी मिल गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से फिब रिट्रेसमेंट से यहाँ पे एक लेवल भी मिल गया हमें 1 2 3 4, तो 5 जाएगा ही, ठीक है, जाएगा। तो हो सकता है कि एक ऐसे बनाएगा ही, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में बनाए या ज़्यादा टाइम फ्रेम, जितना बड़ा ये मोमेंटम हुआ है सेम उतना ही बड़ा मोमेंटम और होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उतना बड़ा होगा मोमेंटम, उसके बाद ही वो लेवल्स पे काम होंगे आगे का, समझे। तो यहाँ जोन भी मिल गया आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मिल गया आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई और बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जनरली मैं बार बार फोकस करता हूँ इस चीज़ पे कि आप इंडिकेटर पे डिपेंडेंट मत हो। इंडिकेटर मैंने बताया है बस अपना, आप उस चीज़ को थोड़ा अच्छा कर लोगे, नहीं तो फिर पता चलेगा कि इंडिकेटर आपने लगाना स्टार्ट किया और सारा चीज़ उसी में गड़बड़ कर दिया आपने। अब इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम में भी लगाते हैं हम, जैसे अब डे टाइम फ्रेम का मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसमें क्या करूँगा मैं,
अब इसको यहाँ का लो ले लूँगा, आज दिन का लो और दिन का हाई, ठीक है। अब इस पे भी ट्रेड कर सकता हूँ मैं, इसको देखूँगा ऐसे करके। ये देखो यहाँ पे इस लेवल पे रिजेक्शन मिला था 61% से, फिर यहाँ पे जाकर 38% पे, क्योंकि यहाँ 50% हमारा ट्रेंड चेंज करता है। बात समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? 50% जो है आपका ट्रेंड चेंज करता है, यानी अभी ये ट्रेड होते होते अगर 50 पे आ जाए और 50 के नीचे ट्रेड करे तो ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। अभी 38% से ऊपर रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26% से ऊपर रहता है तो ज़्यादा बेटर है। समझ गए इस बात को? अब आज के लिए इतना ही रखते हैं इंडिकेटर का, ठीक है। आज के लिए बस हम इतना। हाँ जी बताइए। तो सर एक कह रहा था क्या? मैं जो लास्ट में ना ट्रेंड इन जोन, हाँ क्या इस पे कंपनसेशन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। सर पे एक सेशन, मतलब मैं कह रहा हूँ सारी चीज एक इसमें अप्लाई, एक फ्रेश। अच्छा, सारे चीज़ एक में अप्लाई करके एक फ्रेश सेशन। हाँ जी, हाँ ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे पता है ये कौन से सेशन में मैं ये चीज़ को वो कर पाऊँगा? जब हम स्टॉक पे बात करते हैं ना कि नेक्स्ट डे ट्रेड क्या करना है, या फिर कोई स्टॉक पे डिस्कशन करते हैं, तो उस टाइम ये सारी चीज़ हम यूज करते हैं वहाँ पे। जैसे मान लेते हैं, जैसे एक मिनट, ये कहाँ गया? ये जो स्टॉक, कोई भी स्टॉक है, जैसे मैंने ग्रासिम पे बना लिया, ठीक है। तो ग्रासिम पे अगर डेली टाइम फ्रेम में बनाया तो इसमें आप देखो, इसमें ट्रेंड लाइन हमारे इसमें है अभी, ठीक है। ट्रेंड लाइन सारे लगाए हुए हैं, जोन्स भी बनाए हुए हैं। अब इसमें मैं फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से लगा दूंगा, ठीक है। अब फिब रिट्रेसमेंट लगाया मैंने, तो फिब रिट्रेसमेंट में क्या बोला कि 23% पे यहीं से रिजेक्शन आपको मिलेगा। और सेम चीज़ देखो, यहीं से रिजेक्शन मिला है और ग्रीन बना है, अभी इसके बीच है, और ये जीरो को जैसे ही क्रॉस करेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा, ठीक है। तो इसमें देखो सारे चीज़ अभी सर आ गए एकदम, ये फिब रिट्रेसमेंट भी आ गए, जोन भी आ गए, हमारा ये ट्रेंड लाइन भी आ चुका है, लगभग सारे आ गए। अब इसमें अगर मैं स्टोचैस्टिक्स लगा दूं या RSI लगाता हूँ, RSI में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, RSI सही चल रहा है। इसके बाद मैं आपको लगाता हूँ मैं स्टोचैस्टिक्स RSI। तो यहाँ से ये एंट्री का सीन बन रहा था, ये जो एंट्री था 21 जून का, ये एंट्री का साइन बनाया था कि यहाँ पे एक दूसरे से क्रॉस किया है और एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री ली हुई है, सही है, हमारे दोनों चीज़ वो फॉलो कर रहा है। अब इस पे मान लेते हैं थोड़ा सा कि अगर मुझे देखना है मूविंग एवरेज का, जो मैंने ये बनाया हुआ था, इसका देखते हैं। ये 50 का EMA का जो हमने जो रेनबो वाला जो बनाया था स्ट्रेटजी, इसमें देखो रेनबो वाले स्ट्रेटजी पे ही यहाँ रिजेक्शन मिला है, ये भी फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद चलते हैं 50 और 200 का क्रॉस ओवर देख लेते हैं, यहाँ से 50 के पास से ही रिजेक्शन मिला है इसको, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जब मैं 2-3 चीज़ 4 चीज़ लगा के देख रहा हूँ तो सारे चीज़ से वैलिड है, तो मैं ट्रेड करूँगा, बहुत सही है। और ये ग्रासिम बहुत अच्छे से जाएगा, अब मंडे को जाए ट्यूसडे को जाएगा ही जाएगा वो। तो मंडे के साथ मैं क्रॉस चेक इसको क्या मंडे को? आपकी सर आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं है। घर पे हैं क्या? सर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आज का तो रह गया, नहीं तो आज पहले ख़त्म हो जाता तो शायद मैं इवनिंग में ले लेता उसका स्टॉक का,
चलो कोई दिक्कत नहीं है, इवनिंग में मैं स्टॉक्स आप लोगों को दे दूंगा। आपको क्या करना है, जो लोग एक्टिव हैं स्टॉक्स में ट्रेड करने को नेक्स्ट डे से, तो आज जो मैं स्टॉक्स दूंगा अभी 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर दे दूंगा। तो बस आपको करना क्या है कि आप उस स्टॉक्स के चार्ट ड्रॉ करके आप मुझे भेजोगे या फिर ग्रुप में भेजोगे, जैसे आप करो। और उसको जब आप ड्रॉ करके भेजोगे या फिर आपके जो स्टॉक होंगे उसके ड्रॉ करके आप भेजोगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल के लिए हमारा कौन सा स्टॉक बढ़िया रहेगा। उसमें से 4 ये स्टॉक हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और 4 स्टॉक को कल चार्ट पे लगाएंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मंडे को मिलते हैं नाइट में, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बिल्कुल, थैंक यू।